तो यहाँ क्लिक करें, क्वेश्चन टैब शो हो जाएगा सारे। हाँ ठीक है। कैमरा तो जनाब कल सर मैंने देखा ओपन बुक एग्जाम है ना, कॉर्पोरेट लॉ से बहुत घटिया पेपर दे दिया। सारी फिगर से जैसे रिपोर्टिंग का पेपर उसका लगा कॉर्पोरेट लॉ में औसतन एक अटेम्प्ट में 50 से 60 बच्चे पास होते हैं, उसमें कुछ 300-400। गलत टाइम पे गलत सवाल हमेशा जो है ना, चले कोई बात नहीं, YouTube पे जाएं, सीए मेंटोर्स लिखें, नहीं समझ आ रहा आतिफ आब्दी लिखें, एक चैनल आएगा, सब्सक्राइब वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं है, पैसे जैसे तो हमने कमाने नहीं उससे। तो उसमें नीचे जाएंगे तो गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेशन होगा, उसमें एक सेशन होगा सीफैप काउंसलिंग, और ब्रैकेट में लिखा होगा कि इम्पैक्ट ऑफ न्यू स्कीम। उसको ओपन करेंगे तो वहां पे सीफैप के सब्जेक्ट्स क्या है नई स्कीम में, उनके क्या डायनामिक्स हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट उठाने चाहिए, क्या करना चाहिए, पूरी लंबी चौड़ी गाइडेंस है। इस टाइम पे आप अपनी मौजूदा तालीम पे फोकस करें। जी हाजरीन ऑनलाइन स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। नहीं, मेरी आवाज, स्क्रीन और कैमरा तीनों चीजें क्लियर है? ऑनलाइन में, फिजिकल वालों को तो क्लियर है। सर जी छुट्टियां ही छुट्टियां, मौजा ही मौजा। वाह जी, ये क्या किया इन्होंने हमारे साथ, क्या किया? मेरे मिड टर्म का बेड़ा गर्क कर दिया गवर्नमेंट ने। मैं फिर बड़ी सारी वैरायटियां सोच रहा था, लेकिन 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 फिर कॉलेज ने मुझे बताया, तो बात यह है कि जो नोटिफिकेशन है बड़ा मजे का है, उसमें उन्होंने कहा कि आप लोग फ्राइडे और सैटरडे को नहीं खोलेंगे। उन्होंने सोचा कि इतवार तो ऑटोमेटिकली बंद है, तो नोटिफिकेशन में उन्होंने फ्राइडे और सैटरडे का ऑफ बोला। ये यहाँ पे हो गई है उनसे टेक्निकल गलती, ठीक है। तो अब संडे वाले दिन तो मैं 2 मिड टर्म रख ही सकता हूँ, मतलब मैंने नहीं, तो आप लोगों को मैं कौन सा कह रहा हूँ 2 मिड टर्म में मैं थोड़ा सा तो कोशिश करूंगा कि मैं ग्रुप ए और ग्रुप बी को एक दूसरे से अलग अलग रखूं। तो एक तो संडे मिल गया। फिर उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ने कहा है कि वो तमाम दफातर जो 9 to 5 या 8 to 4 ऑपरेट करते थे, उन्होंने अब इस टाइम पे ऑपरेट नहीं करना और ऑफ करना है। या यूं समझे कि इस टाइम पे गवर्नमेंट के नुमाइंदे फिर रहे होंगे और देख रहे होंगे कि कहीं कोई इदारा खुला तो नहीं। बट मगरिब के बाद इदारा खुला हो तो कानूनी एतबार से भी गलत नहीं है, शरई एतबार से भी गलत नहीं है, और समाजी एतबार से तो है ही बड़ा कमाल। तो अब जो है वो बड़ा आसान हो गया कि फ्राइडे और सैटरडे पे जो है वो हम शाम के वक्त मिड टर्म रख लेंगे, और संडे पे एक सुबह में और एक शाम में रख लेंगे। आप लोग हैं एमएफए, अभी तक ये सारे, उसके बाद जो अब रिवाइज प्लान मेरे सामने है वो सारी डिस्कशन और उसके बाद आया है शनिवार होता है सैटरडे, शनिवार या पता नहीं सैटरडे को एमएफए का मगरिब के फौरन बाद एक रूहानी जी बाद नमाज मगरिब तो सैटरडे जो है वो आप लोगों की शुभ मुहूर्त तय पाई 5:15 से 8:30। अगर आप लोग वाकई खाने के लिए आना चाहते हैं, मतलब मुझे लग रहा है कि अगर मैं कह दूं खाना होगा तो उस दिन 100 बच्चे पेपर देने आए थे।
मैं पता नहीं, मैं इल्म बेच रहा हूँ, आप खरीद नहीं रहे। आपने पैसे दिए मैं उस इल्म के, वो नहीं लेके जा रहे। एक एक खाने पे बिक जाते हैं आप। चलें, मॉक जिस दिन होगा सेशन एंड का, उस दिन जितने लोग आए हुए होंगे, भाई कहते हैं जिंदगी का भरोसा नहीं है, तो ये हफ्ते बाद वाली जिंदगी पे बड़ा भरोसा है। गोइंग कंसर्न मतलब अगले 1-1.5 हफ्ते तक चलती है। नहीं सर, ऑनलाइन वाले आके कॉलेज में दे सकते हैं मिड टर्म जी, हमें तो बड़ी खुशी होगी इस बात की कि अगर आप कॉलेज आके मिड टर्म नहीं, ये खाने से पहले का मैसेज आया हुआ है, नहीं खाने के साथ ही मैसेज आया है। नहीं असल में एक दिन एक लम्हे के लिए ना मैं थोड़ा सा सोचा, मैंने कहा चलो ठीक है, बेचारे मतलब इनकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट नीड है कि खाना और वो सारा, तो सोचा कि रख देते। फिर सोचा कि इसका मतलब है फिर ये खाने की मोहब्बत में आएंगे, ना मेरी मोहब्बत में आएंगे, ना सब्जेक्ट की मोहब्बत में आएंगे, ना वालिदैन के खर्चे हुए पैसे की मोहब्बत में आएंगे। मुझे सोचने दे एक मिनट। चलें ठीक है, सैटरडे को मिड टर्म के बाद अपने अपना दही बल्ले का बॉक्स, जो कि खाने के इक्विवेलेंट होता है, नहीं फिर कुछ भी नहीं, ठीक है आगे पढ़ाई करते हैं। ना शुक्री को 150 के दही बल्ले का वो बॉक्स आता है, मैं 40 रुपए के दही बल्ले नहीं खिलाने थे। ऐसी नदीदी कौम को कुछ नहीं मिलना चाहिए। कैंसिल, दही बल्ले कैंसिल, क्रॉस, ऐसे ऐसे ठीक है। सर मालिक जब हमारा इतना सोच रहा है तो आप भी कुछ सोच ले। इमोशनल खातून है, उन्होंने कहा सर मतलब क्या बात करते हैं। देखिए असल में ये डिपेंड करता है कि दही बल्ले हैं या नहीं, क्योंकि मतलब अगर मिड की नॉर्मल मोहब्बत में लोग आएंगे तो मेरे ख्याल में कोई 40, दही बल्ले से मेरे ख्याल में कोई 25-30 इसमें इजाफा हो सकता है। नहीं फिर शर्तें रखेंगे, ऐसे कागज दियो तो दही बल्ले ले। हमें मतलब पलंदा पकड़ाएंगे तो दही बल्ले, अच्छा फिर उसकी शर्त कम से कम इस तरह से रखेंगे कि नहीं, अगर एक बंदा आए मिड टर्म उठाए करे और वापस दे दे तो उसे दही बल्ले मिलेंगे। हम उसे बताएंगे कि दही बल्लों ने आना ही 8:30 बजे। अब वो जो उसने वेला बैठना है और बाकियों को काम करते देखना है, तो चलो कागज पे लिखता रहे कुछ ना कुछ। मतलब आखिर आप लोगों ने मेरे सारे कॉन्सेप्ट हिला दिए। मुझे लगता था आपके दिल में शायद इल्म की मोहब्बत अभी भी है। मतलब मैं दही बल्ले के लिए रखूं एक दिन तो आप लोग पहुंच जाएंगे, और मैं वो मिड टर्म जो आपको पेपर पास कराने में अहम कलीदी किरदार अदा कर सकता है, आपकी राइटिंग इंप्रूव कर सकता है, जिस मिड टर्म के लिए मैं आपको 8 दिन नहीं पढ़ा रहा, मतलब कुछ तो खास बात है ना उस मिड टर्म में। इन्होंने कहा एक देग मंगवा ले, मैं क्या प्लेटें हम अपने हॉस्टलों से ले आएंगे। चले आप लोगों ने कोशिश करना है कि जो व्हाट्सएप पे ग्रुप एडमिन है ना, उन्हें याद कराना, उनसे कहना सर ने आखिरी दिन हमें क्लास में ये वादा कर लिया था कि उस दिन जो है वो दही बल्ले जो है, मैं दही बल्ले को खाने के इक्विवेलेंट मानता हूँ। क्या पेट है आप लोगों के भाई, मतलब मैं दही बल्ले खाऊं तो मैं अगले टाइम तक बिल्कुल अल्लाह शुक्र हो जाती है।
ਕਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? पता है देख करवा के अगर बिरयानी या चावल हो तो वो दही बल्ले से सस्ते पड़ते हैं, लेकिन उसमें ना उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव मसले ज्यादा होते हैं कि देख, उसकी मैनेजमेंट, उसका आना, उसको मुख्तलिफ उसमें कन्वर्ट होना। दही बल्ले के बॉक्स में ये है कि बने बनाए बॉक्स आए, आपको लेना भी आसान और ऊपर से आप ले जाके घर जाके अपने या हॉस्टल जाके खाएं बिरयानी के बॉक्स। चले जी, अब इसका मतलब है मैं कोई अनाउंसमेंट नहीं कर रहा, मेरा इरादा अच्छा है। अब मैं सोचूंगा और फिर अगेन दही बल्ले तो पता है एक जगह से अच्छे आते हैं, बिरयानी किसी जगह की मिर्चें ज्यादा तेज, किसी की हल्की। चलें सर, गाजर के हलवा खिलाए, डन करें। एक बच्चे ने सोल्यूशन निकाला है, उसने कहा सर एक मिनिमम मार्क्स रख दें, जिसके उतने आ जाएं उसको खिला दो। ये जो है ना, सब बात ये जो है ना, ये इस बच्चे को आपने ढूंढना है, इसका नाम है वाजिद। तो इसने बड़ा अच्छा आइडिया दिया। मिनिमम, एक तो आप सुनते भी तो नहीं है ना, ये भी तो मिनिमम मार्क्स रख दें, जितने बच्चे उस मिनिमम मार्क्स को क्रॉस करें। अच्छा, मेरी दफा सारी जिम्मेदारी है, अपनी दफा लेकिन अगर इस क्लास के किसी भी बच्चे ने, आज मैं किसी और क्लास में अगर मिड टर्म के बारे में टाइम बता रहा हूँ और उसने ये कह दिया गलती से भी कि सर ने MFM में खाना खिलाने का कहा है, अगर एक भी बच्चे ने कह दिया, सुने, अगर एक भी बच्चे ने कह दिया तो वीडियो रिकॉर्डिंग से मैं बाद में साबित भी कर सकता हूँ कि देखिए जी एक बच्चा, तो फिर आप लोगों का भी कैंसर। अब क्लास में फिर इत्तेहाद तो लेके आए ना, क्योंकि मसला ये है कि आप लोगों की क्लास है छोटी, ठीक है, वो वाली क्लासें भी हैं जिनमें से 125 बच्चे मिड टर्म देने पहुंच जाएंगे। आप वाली क्लास जो है ना, वो बिजनेस लॉ वाले बच्चे भी जरा यंग होते हैं, जज्बाती होते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो वो लोग टेस्ट वगैरह भी जरा ज्यादा अकीदत और एहतराम से देते हैं, वो तादाद में भी ज्यादा है। आप लोग ग्रुप बी वाले हैं, ग्रुप बी वैसे गुर्बत ज्यादा होता है, तो अभी तो कोई नहीं बताएगा। अभी अब आप लोगों ने अपने अंदर बैठे घुसपैठियों को तलाश करना है, उन गद्दारों को देखना है। देखिए ना, रिकॉर्डेड क्लास तो शाम में मिलेगी लोगों को, रिकॉर्डेड क्लास शाम में मिलेगी, तो इसका मतलब है एक शाम तक मैं तो अनाउंसमेंट्स कर चुका। अगर अगली मेरी 3 क्लासों में किसी भी टाइम पे एक बच्चा बोला कि सर आपने MFM में तो ये अनाउंसमेंट किया, ठीक है, तो फिर ये वाला भी कैंसिल, क्योंकि फिर मैं उनसे कहूंगा नहीं जी, फिर उनके साथ भी डील नहीं है, आपके साथ भी डील नहीं। चले, असल में पता ये है कि बिरयानी में एडमिनिस्ट्रेटिव मसला, और क्योंकि हम खुद भी मौजूद नहीं होंगे, मतलब या तो मैं मौजूद होता तो मैं थोड़ा सा उसे मॉनिटर कर लेता, या मेरे साथ जो सर उसामे वो मौजूद होते, हम दोनों किसी और जगह पे मौजूद होंगे इस वक्त। अली शाहिद भाई, यस, लेकिन वो मतलब एडमिनिस्ट्रेटर शायद, मतलब वो जरा सॉफ्ट इंसान है, कहने का मतलब है वो थोड़ा पढ़ाई वाले इंसान है वो, मतलब वो एक होता है ना तगड़ा सा बंदा, देख खोल दे ऐप, बोटियां पा दे, मतलब वो उसामा भाई वाली घन ग्रज उनमें जो है ना वो नहीं होगी। होता ना उसामा भाई को देखते बंदा कहता है वो लश्करा सा आ गया ये जो है ना, तो वो जरा तगड़े से है। अली शाहिद भाई जो है वो, उनको देख वाले ने कहना है भाई चला साइड से, ठीक है, तो वो हाँ बाद में आना, ठीक है। उस दिन अली शाहिद भाई मौजूद होंगे, क्योंकि मैं और सर उसामा हम लोग गायब होंगे, हम ऐसे ही कहीं निकलेंगे। मैंने अपनी टीम को एक ट्रिप करवाना था, बड़े अरसे का ड्यू हुआ था, अब पैसे इकट्ठे हो गए हैं, तो अब जो है वो ट्रिप करा जी। नहीं नॉर्दर्न नहीं, थोड़े से वो गर्म एरियाज, सर्दियों में गर्म इलाके में चले जाएंगे। भाई क्या गैस मारते हैं? अच्छा जी, अच्छा जी, कोई नहीं, टीम वाले इतने फेसबुक पे लगा देंगे, आपको पता लग जाएगा, आपको पता वो मतलब
चेक इन और इस तरह के चक्कर तो चल रहे होते हैं। अब तय ये हुआ कि उस दिन मैं पहले देखूंगा अगर एडमिनिस्ट्रेटिवली मैनेज हो सका तो बिरयानी जो कि बॉक्सेस में हो, और अगर मुश्किल लग रहा हुआ तो सेफ ऑप्शन जो कि आसान ऑप्शन है दही भल्ले, लेकिन मैं एक दफा ईमानदारी से कोशिश बिरयानी वाली करूंगा अगर लोकल इंतजामिया ने सपोर्ट, क्योंकि एक तो हम एक गलत दिन वैसे ही बुला रहे हैं आपको, जो दिन कानूनी तौर पे थोड़ा सा खतरनाक है, ऊपर से देगियां आ रही हूँ, ठीक है, सोचे तो सही ना माहौल क्या बनेगा। और अगर पुलिस ने छापा मारा तो वो देग उठा के हम पहले गवर्नमेंट के अगेंस्ट जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, बात समझ आई। अब आप लोगों का जो रिवाइज टाइम है 5:15 यानी कि मगरिब के फौरन बाद से लेके 8:30 यानी 3.25 घंटे, जिसमें 15 मिनट रीडिंग टाइम और 3 घंटे का एग्जाम। लेकिन आपका ओवरऑल पेपर तो न्यूमेरिकल थ्योरी मिक्स आएगा, लेकिन हमारी साइड क्योंकि थ्योरी है तो हम सिर्फ थ्योरी की तरफ आ रहे होंगे। और इसके बाद जो है वो आप लोगों को बॉक्स दिया जाएगा 8:30 बजे। 8:30 से पहले अगर कोई उठ के गया और कमरे से बाहर चला गया तो फिर उसको वापस आने पे बॉक्स नहीं मिलेगा, ठीक है। कमरे में इनकमिंग बंद हो जाएगी और आउटगोइंग जो है वो, जी मेरे ख्याल में अगर वॉशरूम जाएगा तो बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं जाएगा, और जिसकी बिरयानी फंसी हुई होगी, ठीक है। पेपर तो भाड़ में गया ना, आप पेपर के लिए तो आ ही नहीं रहे, आप तो बिरयानी के चक्कर में आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में आप लोग वॉशरूम भी जाएंगे तो बस आनी जानिया करेंगे कि कहीं मेरी बिरयानी ना मिस हो जाए। लेकिन आज आप लोगों ने जेन्युइनली मायूस किया है, मतलब मेरा ख्याल था कि शायद आप में थोड़ी सी इंसानियत हो। फिर आप लोगों ने बड़े होकर अपने वोट बेचने होते हैं, ठीक है। और फिर जो है वो अभी कहते हैं हम विजन के लिए हैं, हमारे लीडर के साथ ऐसा क्यों हुआ। सही बात, ठीक हो गया जी। अब आगे चलें, अगर खाने के जिक्र से आप आगे जाने की इजाजत दें तो थोड़ा जी। अच्छा, आगे आपको पता है ना कि अब गवर्नमेंट ने फ्राइडे सैटरडे संडे ऑफ कर दिया हुआ है। असल में फ्राइडे सैटरडे उन्होंने कहा है, लेकिन संडे मतलब तो हमारी क्लास को अल्हम्दुलिल्लाह फर्क ही नहीं पड़ा। हमारी तो चलती ही 4 दिन थी क्लास, तो इसलिए हाँ टेस्ट के हिसाब से 3 दिन, तो हमें इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। हाँ, लेकिन मिड टर्म के फौरन बाद जब हम इकट्ठे होंगे तो पहले एक दिन तो पूरा उसकी डिस्कशन में गुजरेगा, उस वाले वीक में फिर एक दिन रिकॉर्डेड पे कर लेंगे, क्योंकि या नहीं, हाँ तो हमारी तो लाइव भी चलती है, हाँ ये वाली क्लास तो लाइव भी चल रही है। तो फिर अगर इस तरह से हमें कोई क्लास करनी होगी फ्राइडे वगैरह या इस तरह से, तो फिर हम वो लाइव कर लिया करेंगे, ठीक है जी। टाइम तय हो गया 5:15 से 8:30, बड़ा एक्सप्रेसली मैं बता रहा हूँ सैटरडे वाले दिन। इन केस अगर कोई अचानक से इन्होंने कहा नहीं जी गवर्नमेंट सख्ती ज्यादा कर रही है, कुछ और है, तो वो आपको ग्रुप में बता दिया जाएगा। इससे पीछे नहीं होगा, शायद आगे हो जाए, लेकिन कोशिश करेंगे इससे पीछे की तरफ ना जाए, आपको सफिशिएंट डेज मिले। आप लोगों ने जनरल बातें पढ़ी, आपने इंटरेस्ट रेट के बारे में पढ़ा, आपको एंड वाला टेबल समझ आया जो सबसे एंड पे था, जो सबसे काम की बात है ना वो वहीं लिखी हुई। ले जी, मुझे बताएं इस टेबल में कोई कंफ्यूजन? नहीं जी, इंक्रीज इंटरेस्ट रेट, ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज दोनों में या खाली डिक्रीज में? दोनों में। इंक्रीज इंटरेस्ट रेट में क्या होगा, बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने कहा है may reduce product sizes but leave the price unchanged, increasing the profit margin। मतलब अब क्या होगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, कॉस्ट बढ़ जाएगी, कॉस्ट बढ़ जाएगी तो प्राइस बढ़ानी पड़ेगी, प्राइस बढ़ाई तो लोग खरीदेंगे नहीं, तो फिर कोकोमो के पैकेट में 5 के बजाय 4 कोकोमो कर देंगे, समझ रहे? अच्छा ठीक है, तो कहने का मतलब है कि वो फिर प्रोडक्ट साइज छोटे कर देंगे, प्राइस मतलब जो है वो उतनी रहने देंगे। फॉर एग्जांपल 250 ml की बोतल को 200 ml की बोतल कर दे और प्राइस सेम रखें, तो शायद कंज्यूमर को उतना बुरा नहीं लगेगा। तो फिर इस तरह की स्ट्रेटेजीज करनी पड़ेगी, श्रिंकफ्लेशन की तरफ जाना पड़ेगा। 4 दिन क्लासें पढ़ाएंगे, पैसे पूरे लेंगे, वाह क्या बात है, 850 ml की बोतल लेके आइए, यहाँ पे तो भी पहले प्राइस बेचा तो वहाँ बेहतरीन हो गया, बिल्कुल सही कहा इन्होंने, और इस दफा थोड़ा जल्दी कहा। डिक्रीज इंटरेस्ट रेट से क्या होगा,
इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होगा, उनके पास मार्जिन आ जाएगा, कॉस्ट कंट्रोल हो जाएगी, और फिर उसके बाद जो है वो चाहेंगे कि वो लोगों को टारगेट करें। तो उन्होंने कहा कि फिर इसमें फिर ये हो सकता है कि वो बिगर वर्जन ऑफ प्रोडक्ट्स वो कर दे, यानी उसका रिवर्स कर दे, जो पीछे हमने बात की थी। जी सर ये जो सा कंजप्शन वाला फर्क है, एक मिनट वो भाई अनएम्प्लॉयमेंट में स्पेंड लेस करेंगे जी, अनएम्प्लॉयमेंट जब हाई होगी तो कंज्यूमर लेस स्पेंड करेंगे, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे इंक्रीज इन्वेस्टमेंट में भी बहुत स्पेंड लेस करेंगे, लेकिन दोनों बिजनेस स्ट्रेटजी डिफरेंट क्योंकि इंटरेस्ट रेट वहाँ इंक्रीज हो रहा है, इसलिए वो प्रॉफिट मार्जिन देखिए, हायर अनएम्प्लॉयमेंट से लोग खरीद ही नहीं पा रहे, और हायर इंटरेस्ट रेट से लोगों को चीजें महंगी लगना शुरू हो गई। जब लोग खरीद ही नहीं पा रहे तो स्ट्रेटेजी डिफरेंट होगी, और जब लोग खरीद पा रहे हैं लेकिन उन्हें महंगी लग रही है, तो आप उनके साथ खेलें कि उनको उतना ही सेम रेट नजर आए, आप प्रोडक्ट के अंदर थोड़ी सी कमी बेशी कर लें। तो इन दोनों में ये फर्क है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने से महंगाई हो जाएगी, लेकिन खरीद रहे होंगे। अनएम्प्लॉयमेंट से तो उनकी बाइंग पावर ही तकरीबन खत्म हो जाएगी। जी, इस टेबल में असल में जो चैप्टर में जो कमाल है वो इस टेबल में है, जो असल काम की बात है वो इस टेबल में दी हुई है। इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इंटरेस्ट है, उसके अंदर कंजप्शन वाला पॉइंट ऑफ व्यू नहीं इंक्रीज इंटरेस्ट रेट में है, ये पीछे हेडिंग है उसके अंदर कंजप्शन। नहीं, आप लोग मुझे सुनते क्यों नहीं? टेबल में क्लैरिटी है तो आप कहते हैं सर टेबल के अलावा चलते हैं पीछे, तो मैं इस वक्त टेबल के सवाल पूछ रहा हूँ, टेबल से रिलेटेड कोई सवाल ऑनलाइन। सर सनसिल्क 150 वाली 100 ml कर दें, ठीक है? 150 ml सनसिल्क। अच्छा, ये शैम्पू 150 ml, वो 100 ml आप मुझे आइडिया नहीं, लेकिन बिल्कुल सही है इसी तरह से कि वो मतलब 150 ml जो है वो 100 ml हो गया। सर सोप छोटा, प्राइस सेम। सर आखिरी 2 पॉइंट टेबल के, आखिरी 2 पॉइंट, रुपये की वैल्यू बढ़ गई, अगर जब रुपये की वैल्यू बढ़ गई, इसका दूसरा मतलब है कि डॉलर की वैल्यू गिर गई। तो इससे क्या होगा, इंपोर्ट के ऊपर ज्यादा खर्च करेंगे। वो कहेंगे यार लोकल क्या लेना, डॉलर सस्ता है, बाहर से ही ले लेते हैं। इंपोर्ट ज्यादा करेंगे, लोकल इंडस्ट्री खराब होगी, बाहर से इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगी। और अगर डिक्रीज हो जाए तो इंपोर्टेड गुड्स पे कम, क्योंकि वो ज्यादा महंगी हो जाएगी। ये तो कंज्यूमर का इम्पैक्ट है। बिजनेस क्या करेगा, इंक्रीज हो जाए वैल्यू, यानी कि हम हमेशा इसको उलट पड़ते हैं ना, ये वही बात है कि पहली करेंसी कौन सी और बाद में। रुपी इंक्रीज होने का मतलब है डॉलर गिर जाए, डॉलर गिर जाएगा तो अब आप न्यू डोमेस्टिक मार्केट्स को टारगेट करेंगे अपनी प्रोडक्ट्स के लिए, नए कस्टमर को देखने के लिए, क्योंकि बाहर भेजने से ज्यादा फायदा नहीं होगा। आप एक्सपोर्ट से ज्यादा कमा नहीं रहे होंगे, क्योंकि डॉलर की कदर गिर रही होगी। एक एबनॉर्मल, अनसर्टन, इम्पॉसिबल इवेंट का तस्करा किया है किताब ने कि अगर जो है वो कदर कम हो जाए तो डिक्रीज में उसी का रिवर्स है। सब प्रिंस बिस्किट छोटे हो गए हैं सर। जी बिल्कुल है। मैं पिछले दिनों एक हाफ रोल लिया, हाफ रोल कह के लिया, वो पता लगा कि वो एक ऐसे पैकेट था, उसमें 2 बिस्किट रखे हुए थे। वो चॉकलेट का कोई था बिस्किट, चोको लावा या चोकोलिशियस ऐसे करके, तो मतलब आई वाज सरप्राइज कि 10 रुपए में 2 बिस्किट, बहुत बदतमीजी है ये तो, मतलब टू मच ही हो गया ना, 5 रुपए का एक बिस्किट। तो बहरहाल ये मसलो मसाइल हैं। जी भाई का सवाल था, आपने बोला था इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट का कौन सा वाला पॉइंट? तीसरा, कंजम्पशन वुड फॉल फॉर नंबर ऑफ रीजन। क्यों क्यों कम होगी, उन्होंने रीजन दिया है। हाई इंटरेस्ट रेट एनकरेज पीपल टू सेव, जब लोग पैसे महफूज ज्यादा कर रहे होंगे तो खर्चेंगे कम। ये बात समझ आ रही है? सेकंड, इट वुड रिजल्ट इन लोअर डिस्पोजेबल इनकम फॉर बोरोवर। बोरोवर, चले, मैं एक आम नागरिक हूं, फर्ज करें मेरी तनख्वाह हो 2 रुपए, फर्ज करें, मतलब मैं XYZ एग्जांपल दूंगा ना, मैं लाखों में एग्जांपल थोड़ी दूंगा, ठीक है? फर्ज करें मेरी तनख्वाह हो 2 रुपए और मैंने एक गाड़ी ली हो जो कि लीज पे हो, और गाड़ी की किस्त जो है वो 50 पैसे जाती हो, तो मेरे पास 1.5 रुपया खर्चने के लिए। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो गाड़ी की किस्त हो जाएगी 80 पैसे, तो मेरे पास खर्चने के लिए होगा 1.25 रुपया। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि बोरवर की डिस्पोजेबल इनकम की कितने में वो खेल सकता है वो कम हो जाएगी, क्योंकि उसकी इनकम का एक पोर्शन इंटरेस्ट की पेमेंट्स में चला जाएगा, जो चीजें उसने
बोरो की हुई होंगी, तो बोरोइंग कॉस्ट बढ़ जाने से आपके पास जो बचत है वो कम हो जाएगी और आप फिर कम खर्च कर सकेंगे। तीसरा, it make it more expensive to borrow, so less consumption. जब बोरो करना ही महंगा हो गया तो गाड़ियां भी कम खरीदेंगे, महंगी चीजें भी कम खरीदेंगे। हर वो चीज जो खरीदने के लिए सख्त नहीं थी और बोरो करके खरीदना था, अब वो कहेंगे यार बोरो करने से तो बहुत महंगा पड़ जाना है, चलो रहने ही देते। तो होता ये है, ये जो अभी काइबर वगैरह बढ़ा है या ऐसे पीछे भी बढ़ा था, उसकी रीजन यही थी कि लोग गाड़ियों में धड़ाधड़ पैसे लगा रहे थे, घरों में लगा रहे थे, अपना नहीं लगा रहे थे। लोन पकड़ते थे, घर में लगा दिया, 2 साल तक किस्तें दी, 2 साल बाद घर की वैल्यू इतनी बढ़ गई होती थी कि इंटरेस्ट भी दे दें, प्रिंसिपल भी वापस कर दें, तो भी आपको 15-20 लाख की बचत हो जाती थी। तो लोगों को एक बड़ा इजी बिजनेस मिल गया था कि बैंक से पैसा पकड़ो, उसकी सिक्योरिटी वही घर होगा जो आप ले रहे हैं। तो वो उनसे 1 करोड़ लोन पकड़ा, वो 2 साल बाद वो 1 करोड़ 30 लाख का हो गया, 10 लाख बैंक की वो बनी जो किस्तें इंटरेस्ट वगैरह की, 1 करोड़ उन्होंने वापस किया, 10 ऊपर वापस किया, तो 2 साल में 20 लाख रुपए कमा लिया बगैर कुछ अपनी जेब से लगाए। तो लोग फिर इस तरफ ज्यादा आना शुरू हो जाते हैं। गाड़ियों के साथ गाड़ियां जितनी तेजी से बढ़ी तो लोग अभी रेट बुक करा लेते हैं कि गाड़ी अभी ले ली, उसकी इंस्टॉलमेंट देते रहें और आगे जो है वो काम चल जाए। तो ये वाला मामला, ये डिस्करेज करने के लिए भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाता है ताकि लोग बिला वजह, अब इसका मतलब है कि कौम उतनी अमीर नहीं थी जितनी पोर्ट्रे होना शुरू हो गई, गाड़ियों के मसले होना शुरू हो गए, प्लॉट महंगे हो गए, जमीनें महंगी हो गई, घर महंगे हो गए, तो ये चीज भी डिस्करेज होती है इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से। सोचें तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इतना क्यों सोचें, वैसे ही ये, हाँ चले भाई ने कहा है तो हराम ही। असल में इंटरेस्ट से मिलती जुलती कुछ और चीजें भी आपको इम्पैक्ट तो कर ही रही होती हैं। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, अब आप लोग तो माशाल्लाह एमएफए पढ़ के बैठे हुए हैं, तो एमएफए में तो आपको पता है कि कॉस्ट ऑफ बोरोइंग सिर्फ डेट पे नहीं होती, इक्विटी की भी कॉस्ट होती है। आपको पैसे जब भी मिलेंगे उसकी एवज आपको कुछ ना कुछ इन रिटर्न ऐसा देना होगा जो इन्वेस्टर को मुतमईन करे, और इन्वेस्टर भी जाहिर है कुछ जगह ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट करेगा, इक्विटी ज्यादा रिस्की आइटम है, तो वो उधर फिर उसकी एक्सपेक्टेशन होगी कि कैपिटल इंक्रीज भी उसे मिले, उसे डिविडेंड्स वगैरह भी मिले। तो खैर आप लोग फाइनेंशियल पोर्शन में तो ये बातें अच्छी तरह से समझ ही रहे हैं माशाल्लाह से जी। इसका 5वां पॉइंट, इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट वुड इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, बिजनेस करना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? आपके पास जो आप पैसे लेते और उसके ऊपर, तो फिर क्या होगा, विच विल मेक इट लेस कंपेटिटिव इन इंटरनेशनल मार्केट। जब आप अच्छा बिजनेस नहीं कर सकेंगे तो इंटरनेशनल मार्केट इंडियंस के पास चली जाएगी। पाकिस्तान और इंडिया सेम प्रोडक्ट बनाते थे, लेकिन पाकिस्तान की कॉस्ट महंगी हो गई, इंडिया की कॉस्ट महंगी नहीं हुई, तो इंडिया ने वो सारे, वो मिडिल ईस्ट के वो सारी जगह जहां पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता था चावल सब पे इंडिया ने कब्जा कर लिया, क्योंकि हमारी लोकल प्रोडक्शन महंगी हो गई, हमारी खादें महंगी हो गई, हमारे जराए आमदोरफ्त महंगे हो गए, हमारे थ्रू आउट हर चीज महंगी हुई। तो उससे क्या हुआ कि हमें इंटरनेशनल मार्केट में डस पड़ गई कि वो हमसे कम रेट दे के उन्होंने मार्केट कैप्चर कर ली। और अगेन अगर मैं बताऊंगा कि उस सारी महंगाई में किसका रोल था तो फिर आप लड़ पड़ेंगे। हम जराई मुल्क को तबाह कर दिया अनफॉर्चुनेटली, पीटीआई की पॉलिसीज ने टोटल तबाह, सफाया फेर दिया। अब वो इस बात पे खुश हैं कि चलो पाकिस्तान में महंगी चीज बेच रहे हैं, हमें प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन आपने पूरी दुनिया की मार्केट छोड़ दी और अपने लिए भी बाहर से इंपोर्ट्स करनी पड़ रही हैं चीजें, गंदम जैसी चीज इंपोर्ट कर रहे हैं। तकलीफ की बात है, जराई मुल्क हम कहलाते हैं, 70% आबादी ज़राअत में है और अपनी अपनी नीड पूरी नहीं हो रही। सोचें हम मतलब ऑयल तक इंपोर्ट कर रहे हैं, ऑयल जैसी चीज इंपोर्ट नहीं होनी चाहिए जब इतना कुछ है हमारे पास। खैर इग्नोर मारते हैं। तो ये बात समझ आई कि आप इंटरनेशनल मार्केट में भी आपको कंपटीशन पड़ेगा और आपको नुकसान होगा। गौर से देखिए तो चैप्टर में थ्रू आउट जो बातें हैं वो सब की सब ये है कि इकोनॉमिक्स ये है, इकोनॉमिक्स वो है। सवाल ये है जो आपने पढ़ी नहीं है, ये एक बड़ा प्रॉब्लम आ गया। ये चैप्टर शुरू करते वक्त मेरे जहन में ये नहीं था, नहीं तो मैं इसको चैप्टर को वो चैप्टर मानता जो ज्यादा टाइम लेगा। मेरा ख्याल था मैं शुरू करूंगा, आप कहेंगे सर ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, तो वो आप लोगों को कुछ भी नहीं आता, और आता भी है तो ऐसे मासूम बन के बैठे हुए हैं। भाई ने कहा इससे अच्छा था पहले चैप्टर कर ले, तो पहले चैप्टर में आपको कौन सा पता था कि याहिया खान ने क्या किया मुल्क के साथ। स्टोरियां सुन के मजा आता जी। इट माइट एनकरेज, या ऊपर
इंटरेस्ट रेट, मैंने एक गलती की इस चैप्टर में, मैंने आपको स्लाइडें नहीं दिखाई। मेरा ख्याल था कि आप लोग पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, शायद स्लाइडें दिखा दी होती तो जिंदगी थोड़ी सी आसान हो जाती। तो इस चैप्टर में ज्यादा मसले जो है ना, वो जो लिखी हुई बात है उसके हैं। अगेन शायद आप भूल गए, मैंने आपसे कहा था कि ज्यादा दिल पे नहीं लेना हमने से, कॉन्सेप्ट समझ लिया, इसकी एक रीडिंग दे देनी है, एक जनरल आइडिया ले लेना है कि पेपर में आए तो हम खुद से लिख सके। पेपर में ऐसा नहीं होगा कि वो कहीं इंटरेस्ट रेट पे लंबा सा नोट लिखें। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से एक बिजनेस को क्या इंपैक्ट पड़ता है वो इंपॉर्टेंट है। तो जहां जहां बिजनेस वाली बातें हैं ना, बस उनको जहन में हमने रखना है खास तौर पे। 12 सेकंड लाइन पढ़ते हैं, इंटरेस्ट रेट एज मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल यूजुअली रेफर टू रेगुलेटेड इंटरेस्ट रेट सेट बाय एसबीपी। जब इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में, अब असल में मैक्रो भी बड़े लेवल पे, पाकिस्तान लेवल पे, सूबे लेवल पे, छोटे लेवल पे अगर आप देखें ना, एक इंडिविजुअल, मतलब मैं कहूँ स्कैन लेवल पे, ये बरकत मार्केट में मौजूद एक दुकानदार लेवल पे, तो वो माइक्रो लेवल का। मैक्रो लेवल है जिसमें आप सूबे लेवल पे, शहर लेवल पे, मुल्क लेवल पे देखते हैं। तो जब हम बड़े लेवल पे देखेंगे तो इंटरेस्ट रेट से मुराद वो रेट है जो एसबीपी रेगुलेट करता है, जो एसबीपी सेट करता है, यानी जिसका हमने जिक्र किया था काइबोर, जो आप लोगों ने फाइनेंस वाले पोर्शन में भी अच्छी तरह से समझ लिया है। तो ये बेसिकली उसका जिक्र कर रहे हैं। अब जीडीपी क्या होता है, इसका फार्मूला पढ़ा है कहीं आपने? किसी भी सब्जेक्ट में नहीं पढ़ा? इकोनॉमिक्स जिन्होंने नहीं पढ़ी आ जाए फिर आज, और इस दफा मैं वो गलती नहीं करूंगा, मैं आपको दिखा दूं। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि मैं आपको पढ़ाता हूँ और फिर उसके बाद आप पढ़ते हैं इंग्लिश में, फिर आप परेशान हो जाते हैं। ये लें जी, सामने जीडीपी है, फाइनली जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अक्सर सुनते हैं जी जीडीपी इतना बढ़ गया, जीडीपी ऐसे हो गया। जीडीपी इज के एक मुल्क कितना ओवरऑल किस लेवल पे ग्रो कर रहा है, इसको मेजर करने के कई तरीके हैं। हम यूं भी देख सकते हैं कि पूरे पाकिस्तान की सारी इनकम्स कितनी है, तो हम देख लेंगे पूरा पाकिस्तान इतना कमाता है, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट, इंक्लूडिंग अवाम, इंक्लूडिंग सब। एक तरीका ये है कि हम देखें पूरे पाकिस्तान में खर्चा कितना होता है, सारी अवाम और गवर्नमेंट मिला के खर्चा कितना करती है। एक तरीका ये है कि हम देख लें कि पूरा का पूरा पाकिस्तान आउटपुट कितना जनरेट कर रहा है। तो जीडीपी को मेजर करने के ना कई तरीके हैं, इनकम अप्रोच, एक्सपेंडिचर अप्रोच, आउटपुट अप्रोच, डिफरेंट अप्रोचेस हैं। तो एक्सपेंडिचर अप्रोच देखेंगे ओवरऑल खर्चा कितना हो रहा है, पूरा मुल्क कितना खर्चा कर रहा है इंक्लूडिंग गवर्नमेंट। इनकम में पूरा मुल्क कितना कमा रहा है, और आउटकम में पूरा मुल्क जनरेट कितना कर रहा है। तो इनमें से किसी भी एक पैटर्न पे आके हम इसको देख सकते हैं। तो जीडीपी इज मॉनेटरी मेजर ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री इन अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। किसी खास गिवन टाइम पीरियड में 3 महीने, साल, 6 साल, 5 साल में पूरे मुल्क ने टोटल कितने फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए, या इस तरह से करके। इट कैन बी एक्सप्रेस एज जीडीपी पर कैपिटा, पर पर्सन भी निकाल सकते हैं। आप कहें पूरे पाकिस्तान का जीडीपी इतने बिलियन है, फिर उसको डिवाइड करते हैं आबादी पे, तो आप कहें जी पर पर्सन इतना जीडीपी है। आप इस तरह से बात भी कर सकते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी की जब हम बात करते हैं, जब हम एक्सपेंडिचर अप्रोच की बात करते हैं, तो हम एक फार्मूला निकालते हैं, जीडीपी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। एक्स माइनस एम इंपोर्ट एक्सपोर्ट के डिफरेंस को कहते हैं, यानी कि एम फॉर इंपोर्ट, एम के पीछे का आई गायब कर दिया इन्होंने, एक्स फॉर एक्सपोर्ट, इसके पीछे का ई गायब कर दिया, सी कंजम्पशन, आई इन्वेस्टमेंट, जी गवर्नमेंट से रिलेटेड जो खर्चे हैं, इसको एस भी कह सकते हैं, जी भी कह सकते हैं, स्पेंडिंग। तो अमाउंट ऑफ कंजम्पशन ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, सारे पाकिस्तानी कितने गुड्स एंड सर्विसेज खा रहे हैं, कितनी बिरयानियां खा रहे हैं, कितनी सर्विसेज खा रहे हैं, ठीक है, ये पर्सनल अटैक हो गया, ठीक है। तो सब लोग मिलके कितने गुड्स एंड सर्विसेज बाय कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, लॉन्ग टर्म एसेट्स पे कितनी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, प्लांट्स कितने लगा रहे हैं, बड़ी बिल्डिंग्स कितनी लगा रहे हैं, इस तरह की इन्वेस्टमेंट जो कि आज कंज्यूम नहीं हो रही लेकिन आपको फ्यूचर में कंजम्पशन देगी, वो कितना है। गवर्नमेंट कितनी स्पेंडिंग कर रही है, गवर्नमेंट क्या खर्चे कर रही है, गवर्नमेंट मुल्क के ऊपर क्या क्या वो कर रही है, इसका मतलब है कि मुल्क के पास पैसे हैं तो खर्च कर रही है ना। तो गवर्नमेंट की थ्रू आउट स्पेंडिंग क्या है। देन आपके मुल्क की एक्सपोर्ट्स कितनी है और आपके मुल्क की इंपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट का नेट इंपैक्ट हम इसमें ऐड कर देते हैं। अगर इंपोर्ट ज्यादा होंगी तो माइनस हो जाएगा काम, एक्सपोर्ट ज्यादा होंगी तो प्लस हो जाएगा।
तो इसका मतलब है कि लोगों की कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट के खर्चे एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का डिफरेंस, इसको कलेक्टिवली देखेंगे तो ये जीडीपी कहलाएगा। जीडीपी इज टोटल आउटपुट फ्रॉम ऑल सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी, इकोनॉमी के सारे सेक्टर्स की जो कंबाइंड आउटपुट है उसको हम कह रहे होते हैं कि वो जीडीपी है। इसमें 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी होता है बेसिक, शुरू वाला लेवल, ये यानी समझें जहां रॉ मटेरियल मिलते हैं, आग, हवा, पानी, जमीन, दरिया, यानी कि आप ये देखें कि जो रॉ मटेरियल्स हैं वो कहाँ से मिलते हैं हमें, जमीन से, पानी से, दरख्त भी जमीन से निकले, खत्म हो गई कहानी। जमीन और पानी के बाद गेम ओवर है। सारे रॉ मटेरियल जितने मर्जी सोच लें सब जमीन और पानी से निकलते हैं। इसलिए इकोनॉमिक्स में फैक्टर प्रोडक्शन में हम कहते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। तो लैंड रेफर्स टू ऑल द रॉ मटेरियल, लेबर रेफर्स टू ऑल द वर्कर्स, कैपिटल रेफर टू ऑल द इक्विपमेंट, ऑल द पैसा, ऑल द टूल्स, यानी कि कैपिटल वो अकाउंटिंग वाला कैपिटल भी इसमें आ जाता है और एसेट्स वाली चीजें भी आ जाती हैं। और इन तीनों चीजों को जोड़ता है फिर एक एंटरप्रेन्योर, जो कि एक जगह से रॉ मटेरियल पकड़ा, लेबर पकड़ा, उस पर टूल्स अप्लाई किए, पैसा अप्लाई किया और उन सबको मिला के गुड्स या सर्विसेज बेचे। तो इकोनॉमिक्स में इन 4 चीजों को फैक्टर प्रोडक्शन कहते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। तो ऐसे में यहां हम बात कर रहे हैं कि प्राइमरी सेक्टर वो लैंड से रिलेटेड वाला है। प्राइमरी सेक्टर वो है जो ग्रोअर्स हैं, फसलें उगा रहे हैं, दरख्त उगा रहे हैं, मछलियां पकड़ रहे हैं, ये प्राइमरी सेक्टर है जहां से आपके पास इनपुट आया। फिर आता है एक सेकेंडरी सेक्टर जो रॉ मटेरियल को किसी शक्ल में बदल रहा होता है, लकड़ी से कुर्सी बना रहा होता है, मछली को काट के पैकेट्स वगैरह में डिवाइड कर रहा होता है, ठीक है, कुछ भी, मतलब जो प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग ये सब कर रहे हैं, ये कहलाता है सेकेंडरी सेक्टर। फिर टर्शरी सेक्टर आता है बने बनाए गुड्स को बेचना या सर्विसेज। तो टर्शरी लेवल है बेचने वाले, सेकेंडरी लेवल है बनाने वाले, और फर्स्ट प्राइमरी लेवल है उगाने वाले या उसको अवेलेबल करवाने वाले। तो ये 3 सेक्टर उन्होंने कहा, प्राइमरी सेक्टर जैसे एग्रीकल्चर, माइनिंग वगैरह, सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन वगैरह, और टर्शरी सेक्टर जो कि जिसमें मेनली क्या है, सर्विसेज। जीडीपी पर कैपिटा इज ऑफन कंसीडर्ड एज इंडिकेटर ऑफ कंट्री स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। पर पर्सन जब जीडीपी आप देखते हैं उससे ये अंदाजा होता है कि इस मुल्क में ओवरऑल गुर्बत कितनी है, इस मुल्क में ओवरऑल अमारत कितनी है। हम कहते हैं जी पाकिस्तानी पर कैपिटा, फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ जीडीपी है 20,000 फॉर एग्जांपल, और मैं कहता हूँ इंडिया में जीडीपी है 35,000, तो आप कहेंगे सर पाकिस्तान तो गरीब हुआ। अब इंडिया में अगर पॉपुलेशन ज्यादा है और पर कैपिटा उनका कम निकले तो इससे अपेरेंटली ऐसा लग रहा होगा कि एवरेज पाकिस्तानी पाकिस्तान नामी मुल्क में ज्यादा खुशहाल है बनिस्बत एक एवरेज हिंदुस्तानी के जो हिंदुस्तान में। तो वो बताने चाह रहे हैं कि अक्सर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को हम मेजर कर रहे होते हैं जीडीपी पर कैपिटा से। जीडीपी डू नॉट इंक्लूड सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय नेशन इन अदर कंट्रीज। हम दूसरे मुल्कों की बात नहीं कर रहे, हम जितनी बात कर रहे हैं अपने अपने मुल्क की बात कर रहे हैं, इसीलिए हमने इंपोर्ट्स को माइनस कर दिया, एक्सपोर्ट्स को ऐड किया। जीडीपी फॉर पर्टिकुलर ईयर इज मेजर्ड बाय 2 वेज, नॉमिनल और रियल। ये वही पुरानी डिस्कशन आ गई कि असल में कीमतों के साथ क्या हुआ है, मतलब क्वांटिटीज कितनी बढ़ी हैं और प्राइसेस कितनी बढ़ी हैं। तो हो सकता है कि एक साल जीडीपी पिछले साल से बेहतर हो और इंटरनेट पे आके एक कैंपेन लॉन्च की जाए कि अगर जीडीपी बढ़ रहा था तो क्या जरूरत थी हमें निकालने की। पता ही लगा कि जीडीपी बढ़ा नहीं था, नीचे की तरफ गया था, इन्फ्लेशन हुई थी। लेकिन ये बात एक आम इंसान को कहाँ समझ आएगी, वो सारे कह रहे हैं लो जी रिजीम चेंज हो गई, जीडीपी बढ़ रहा था निकालने की क्या जरूरत थी। मतलब इस वक्त जितने हम कॉन्सिक्वेंसेस फेस कर रहे हैं, आप चाहे जज्बाती तौर पे ना माने, लेकिन साल पहले भी अगर मैंने कभी आपको पढ़ाया तो मैं उस टाइम पे तड़प के कह रहा होता था कि जो हो रहा है इसका बहुत गलत इंपैक्ट आना है। नजर आ रहा था जिस तरह से चीजें चलाई जा रही थी, हम स्लो डेथ की तरफ जा रहे थे, ठीक है। अपेरेंटली सामने से चीजें सजाई भी थी और पीछे एक एक करके सारे फैक्टर, सारे एग्रीमेंट, सारी चीजों का सत्यानाश हो चुका था, ठीक है। ये नहीं है कि सारी चीजें बुरी थी, कुछ चीजें बेहतर भी थी, कुछ डील्स अच्छी भी थी, कुछ चीजें सही भी चल रही थी। बट अगेन कहने का मतलब ये है कि अगर आप ये नॉमिनल और रियल वाली बात नहीं समझेंगे तो कोई भी बेवकूफ बना जाएगा आपको। वो कहेगा जी इस साल हमने तरक्की की है, जबकि आपने तरक्की नहीं की, आप नीचे की तरफ गए, रेट्स बढ़ गए, इन्फ्लेशन बढ़ गई, जिसकी वजह से वो अपेरेंट तरक्की नजर आना शुरू हो जाती है। तो रेट अगर 30% बढ़ जाए और जीडीपी 6% बढ़े तो इसका मतलब है कि आप 24% नीचे की तरफ गए।
वो कोई नहीं बताएगा। 6% ऊपर गए हैं ये सब बताएंगे क्योंकि बेचना आता है। तो nominal GDP is the value at current prices in specific time period. This include the impact of inflation and is normally higher than GDP. Normal GDP से higher होगा अगर हम nominal GDP की बात करेंगे क्योंकि वो current prices के हिसाब से चल रहा है कि आज की कीमतों के मुताबिक GDP इतना। लेकिन रियल जीडीपी जो है इन्फ्लेशन एडजस्टेड वैल्यू है। मेरे ख्याल में आप लोगों ने अब तक वहां पे भी ऐसा कुछ किया होगा। एमएफए के फाइनेंस पोर्शन में वो जो आर की एडजस्टमेंट है, मॉनेटरी रेट और वो सारा, तो ये चीजें आप लोगों को समझ आती हैं। आपने फाइनेंशियल इसकी वो चीज समझ ली है कि वो एक रियल रेट क्या है और फिर मनी एडजस्टेड। ठीक है, चलो शुक्र है मुझे कहीं तो थोड़ी सी बचत हुई, थोड़ा सा सांस आया। लेकिन आज मैंने गलती नहीं करनी, मैंने हवा में नहीं बता के जाना, मैंने आपको दिखा के जाना है ताकि इसकी इंग्लिश कम से कम जो है मेरी तरफ से डन हुई है। एज पर एसबीपी क्वार्टरली रिपोर्ट ऑन पाकिस्तान इकोनॉमी, the recovery in Pakistan economy gained further pull in third quarter of financial year 2021। 2021 के फाइनेंशियल ईयर में जो थर्ड क्वार्टर है, किताब जिस वक्त बनी थी उन्होंने उस वक्त के लेटेस्ट स्टैट देने की कोशिश की, तो इसमें हमें करंट स्टैट नहीं मिल रहे, हमें जो उस वक्त के लेटेस्ट स्टैट है। तो फाइनेंशियल ईयर के थर्ड क्वार्टर में पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो फर्दर उसने पुल किया, उसने बेहतरी की तरफ गई, रिकवरी की तरफ आना शुरू हो गई। कब? 2021 के थर्ड क्वार्टर। तो जब पाकिस्तान ग्रो कर रहा था तो क्या जरूरत थी रेजिम की, क्यों निकाला मेरे लीडर को डायरी समेत, कितने जालिम हैं आप लोग। Growing momentum over 3 quarters of financial year 2021 is reflected in provisional estimates of GDP growth of 3.9% for full year। मतलब इस जुमले का ताल्लुक मुझे कोई समझा दे कि इस वक्त हम बच्चों को समझा रहे हैं कि इकोनॉमी का बिजनेस से ताल्लुक होता है, अब वो बीच में अचानक से एक स्टैट उठा के टेबल में से उसको एक लाइन में बता रहे हैं। तो इन्होंने कुछ चीजें ना एम ही बस बताते गए हैं। मैंने आपको बताया कि जब ये इस तरह का डाटा शेयर कर रहे हैं तो आपने देख लेना है, इन्होंने जिस आर्टिकल से छापा मारा था वहां ये लिखा हुआ था, ठीक है। Compared to last year contraction of 0.5%, the recovery of this year was mainly achieved through a turnaround in large scale manufacturing industry and the service sector, primarily the expansion in wholesale and retail trade segment। है ना मजे की बात। आगे चलते हैं। ये पिछले साल की निस्बत इस साल ये इसके चीजें बेहतर हुई, तो चीजें बेहतर होना शुरू हुई। इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, growth in wheat, rice, maize, sugarcane all expected to achieve record or near record high output this year, offset the decline in cotton production। उन्होंने कहा कॉटन प्रोडक्शन को के डिक्लाइन को अगर हम को मत सोचें तो हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। पे करते हैं उस, ठीक है लें जी, क्यों के लिए भी नहीं, इसके तीसरे क्वार्टर मतलब माशरती इल्म थोड़ी पढ़ रहे हैं, मुताला पाकिस्तान नहीं पढ़ रहे। तो ये बातें बीच में कोई चीज अब शुरू वाले एरिया के अलावा तो नहीं कुछ मिस, क्योंकि इस चैप्टर पे आके थोड़ा सा एक प्रॉब्लम ये आया कि आप लोगों के लिए चीजें नहीं थी। अगर मैं इंडेक्स नंबर की बात करता, स्टॉक एक्सचेंज की बात करता, तो आप कहते सर ये क्या बात हो रही है। तो पहले दो सफों को छोड़ के हमने आगे से कोई चीज हमने मिस तो नहीं की है ना बीच में। जी एक मिनट, ये नॉमिनल का क्या मामला था? जी नॉमिनल है जो असल चल रहा है, और रियल है जो इन्फ्लेशन एडजस्ट हुई भी वैल्यू है। देखिए असल में आर याद है, मैं फिर वही वहीं पे आऊंगा आपके फाइनेंस वाली साइड पे। आर और एम का फर्क याद है? ये जो वो है ना रियल जीडीपी, ये आर है, और जो नॉमिनल है इन्फ्लेशन। एक में हमने क्या किया, हमने जितनी इन्फ्लेशन है उसको हटा के देख लिया कि अच्छा अगर इन्फ्लेशन ना होती तो उसकी कीमत क्या होती। जी जी ठीक है, बिल्कुल सही है। इन
उन्होंने एक अच्छी एग्जांपल दी। उन्होंने कहा जैसे अगर हम कहें जीडीपी 110 हुआ है और 10% इन्फ्लेशन है, तो हम कहें कि नहीं जी जीडीपी 110 नहीं है, रियल में है। इसमें देखिए, और दूसरा इन्फ्लेशन क्वेश्चन था, आपने बहुत देर सवाल करते रहे थे, मतलब एक वक्त तो ठीक है जी सर, 1 बजे के बाद इनकी बात चले। पहले तो सफे को छोड़ के आपको याद है हमने कहा था कि 10 मिनट तक जितना पड़ा होगा, ठीक है, लेकिन एक नई चीज शुरू करने के बजाय असल में पहली वाली चीज इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन आप लोग फिर कहेंगे सर स्टॉक एक्सचेंज हमने पहली दफा जिंदगी में सुना है, सर ये इंडेक्स क्या होता है, ठीक है, नहीं तो मैंने इंडेक्स समझाना भी नहीं है, मैंने तो बस बताना है कि स्टॉक मार्केट का जो इंडेक्स है वो एक मई होता है, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है वैसे हम कहते हैं कि इंडेक्स इतना ऊपर चला गया। हमने कौन सा इंडेक्स के फार्मूले देखने हैं, नहीं नहीं पढ़ा, मैं ब्रेक लगा दिया, मैं अपने जज्बात पे काबू पा चुका हूं। अब हमारा कल से ऑनवर्ड अगले संडे इतवार तक हमारी कोई क्लास नहीं है इंशाल्लाह। मंडे 19 को इंशाल्लाह हम इकट्ठे होंगे, सबसे पहले मिड टर्म पे डिस्कशन करेंगे, वो दिन गुजर गए क्योंकि मिड टर्म पे डिस्कशन